कम समय लेते हुए श्री अमित तिवतिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आएं। अमित तिवतिया जी हमारे सेक्रेटरी पद के उम्मीदवार हैं। एमएससी फिजिक्स से हैं, एमबीए फाइनेंस से किया इन्होंने, सीएफए यूएसए किया है और हिंदू यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने हिंदू कॉलेज से इन्होंने अपनी डिग्री ली है। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपना जो मैनिफेस्टो है उसको रखें। जो हमारा मेन प्रोग्राम है उसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों आपके सामने हैं। हमारा मैनिफेस्टो आपके सामने रखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है जो पीछे खड़े हुए हैं सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। धन्यवाद। एक बार जोर से तालियां हो जाए जरा बस। भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप सभी आपने अपना समय दिया हमें और हमारे कहने पे आप सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो अगेन मैं थैंक्स कहूँगा इस बात के लिए। तो जब मैं अभी विपुल यूनिटी ग्रुप का जो एजेंडा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ तो ये कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। हम सभी इस सोसाइटी के पार्ट हैं और एक सोसाइटी का मतलब होता है एक छोटी सी कम्युनिटी जिसमें सभी एक साथ मिलजुल के रह सकें और जहाँ पे लोग बाग सेफ एंड सिक्योर महसूस कर सकें, हमारे बच्चे आराम से खेल कूद सकें। हर सोसाइटी का अगर देखें तो मूल डेफिनेशन यही है। एजेंडा के नाम पे अगर मैं कहूँ, एजेंडा हमारे लिए जो है वो ओपन इश्यूज हैं जो आज तक क्लोज नहीं हुए। लास्ट 3 इयर्स में जो ओपन इश्यूज रहे हैं और जो क्लोज नहीं हो पाए, हालांकि हम अपना मेंटेनेंस चार्जेस जो है अपना क्वार्टरली बेसिस पे देते रहे, लेकिन हमारे में ओपन इश्यूज आज तक क्लोज नहीं हो पाए। तो उस पर मेरे कुछ क्वेश्चन मार्क भी रहेंगे और हमारा आने वाले टाइम में अगर एजेंडा होगा तो यही होगा कि हम जितना जल्दी हो सके उन ओपन इश्यूज को क्लोज करें। और वो कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है कि जो चीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती थी या फिर हैंडओवर लेने के बाद ही कंप्लीट होती, बिल्डर से हैंडओवर के बाद ही कंप्लीट होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं एक एक करके बड़े बेसिक से पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जो मेरे लिए भी एक प्रॉब्लम है, ओपन इश्यूज है और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं लगेगा कि आपके लिए भी वे ओपन इश्यूज है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा इंटरकॉम फैसिलिटी के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि हमारी 10 टावर्स हैं यहाँ पे, 10 टावर में केवल 5 टावर्स के अंदर इंटरकॉम फैसिलिटी अवेलेबल है और वो भी कहाँ पे, आपके मेन एंट्रेंस के सामने। और उन मेन एंट्रेंस के सामने जो इंटरकॉम फैसिलिटी है उनमें से 5 में से आई बेट यू कि उनमें से 5 में से 3 आज भी खराबी पड़े हैं। 5 में से 3 भी आज खराबी पड़े हैं। हम आज की तारीख में जब वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, सब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है किसी भी सोसाइटी में। वहाँ पे इंटरकॉम फैसिलिटी एक बेसिक नीड हो जाती है हमारी, प्रोवाइडेड कि हम सभी मेंटेनेंस चार्जेस अपना टाइम पे कर रहे हैं। तो ये एक इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी। अगर कोई बंदा मेंटेनेंस चार्ज दे सकता है 3000-4000 रुपीज़, तो वो बीटल के एक कनेक्शन के लिए 300 रुपये तो बड़े आराम से दे सकता था। उसके लिए हैंडओवर की कौन सी जरूरत आ पड़ी थी, मेरे को ये में एक क्वेश्चन मार्क है कि उसकी ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हैंडओवर के बाद ही वो कनेक्शन मिलते। 300 रुपये में तो बड़े आराम से कोई भी बंदा दे सकता है। तो मेन है कि 5 टावर्स पे जो इंटरकॉम फैसिलिटी है, हम चाहते हैं कि वो 5 टावर के बाहर ही ना रहे, हर घर घर में वो इंटरकॉम फैसिलिटी पहुंचे। और उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें बिल्डर से जब हम टेक ओवर लेंगे, हैंड ओवर लेंगे, उसके बाद ही पहुंचे। देयर आर अदर वेज राउंड आल्सो। हम हर तरीके से काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरी बात है, मैं सीसीटीवी कैमरास पे आना चाहूँगा अभी, लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी जो ओपन इशू है हमारे लिए आज की तारीख में, वो है कि जब भी हम अपने लिफ्टों में, अपने लिफ्ट एरिया में जैसे ही एंट्री करते हैं, हर तीसरे चौथे दिन हर फ्लैट ओनर कहीं ना कहीं ये बोल रहा होता है कि ये कौन इस लिफ्ट एरिया में पेशाब कर गया है, या किसने ये अपशब्द यहाँ पे लिफ्ट एरिया में लिख दिए हैं। ये बात आज कोई नई नहीं है, पिछले 3 साल से हम ये बात देखते आ रहे हैं, और ये बात हम कितनी बार ये आम जनरल बॉडी मीटिंग में भी उठा चुके हैं, और कितनी बार हम व्हाट्सएप पे भी डाल चुके हैं, लेकिन आज तक वो एक ओपन इशू ही है। मैं एक बड़ा बेसिक सा मैथ है मेरा, अगर हर बंदा भी, मैं मानता हूं कि यहाँ 700 फ्लैट्स हैं, 700 में से अराउंड 600 फ्लैट्स जो हैं बिल्डर के पास होंगे। अगर 1% अगर आप में निगोशिएशन स्किल नहीं थी और आप बिल्डर के साथ में निगोशिएट ही नहीं कर पाए कैमरास के लिए, कि अगर कैमरास होते तो कम से कम ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती हमें अपनी लिफ्ट एरिया में, तो हर बंदा भी अगर एक दिन के हिसाब से 1 रुपये भी अगर मैं मानूं, और 2 महीने के लिए अगर 60 रुपीज़ के हिसाब से 600 फ्लैट्स का कितना बनता है सोच लीजिए, 36,000 में बड़े इजीली हम जो है यहाँ पे बड़े आसानी से सभी लिफ्ट एरियाज के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगा सकते थे बिना किसी का मुंह देखे। लेकिन ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी कि जिसके लिए हैंड ओवर लेना पड़ता। हैंड ओवर लेने के बाद तो और बड़े काम बहुत हैं हमारे पास। आप हैंड ओवर की बात कर रहे हैं, 4.5 करोड़ रुपए IFMS का है हैंड ओवर लेते ही, जो सोसाइटी का जो हैंडेड ओवर होगा RWA को। आपके पास में कोई स्ट्रेटेजी है कि आप उस पैसे को किस तरीके से लगाएंगे, आप उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो उसका ऑडिट किस तरीके से होगा, आप फर्दर कैसे मूव करेंगे उस चीज को लेके। नेक्स्ट जो एजेंडा है, नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट में मेरे सामने जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं वो है सिक्योरिटी गार्ड्स। अभी हम जब देखते हैं कि हमारे जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपने मोस्टली सभी नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं है कि मैं ही देख रहा हूँ उस चीज़ को या विपुल यूनिटी ग्रुप ने ही देखा है, ये हमने कहीं ना कहीं सभी ने महसूस किया है कि जो सिक्योरिटी गार्ड जब भी आता है उसको अपने रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कोई बहुत ज़्यादा पता नहीं है। उसके पास में कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि डूज एंड डोंट्स उसके लिए क्या है। अगर कोई सिचुएशन उत्पन्न हो जाए तो उसको क्या काम करना है, क्या डिसीजन लेना है, उसको नहीं पता। हाँ, उसको एक बात बताई गई है, आपको आना है 8 घंटे यहाँ पे बैठना है इस चेयर पे और 8 घंटे के बाद यहाँ से निकल जाना है। अगर ऐसा ही बंदा चाहिए तो वहां पे फिर हम एक मूर्ति रख दें, वो बैठी रहे 24 आवर्स के लिए। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि कोई बंदा लिफ्ट में फंस गया, छोटा बच्चा लिफ्ट में फंस गया, उस टाइम पे उसको पता ही नहीं है कि उसे करना क्या है। सिक्योरिटी गार्ड को कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। इंटरकॉम फैसिलिटी है, वो नदारत है क्योंकि उसके अंदर इंटरकॉम तो लगा हुआ है, लेकिन उसमें कभी जो है आज तक वो बजा नहीं है, ना ही उससे आगे कोई रिसीव कर सकता है। तो ये एक पैथेटिक सिचुएशन है, और ये पैथेटिक सिचुएशन जब है जबकि हम सभी टाइम पे अपना मेंटेनेंस जो है जमा करवाते हैं बिल्डर के पास में, और वो भी तब है कि जब बिल्डर उसके अंदर कई बार पिछला मेंटेनेंस बिल भी हमारे में ऐड करके भेज देता है और फिर कहता है सॉरी गलती हो गई हमारे से। जो बिल्डर इतनी बड़ी गलतियां यहाँ पे कर रहे हैं, हमने उसको तो माफ कर दिया, लेकिन वो बिल्डर हमारे को माफ नहीं करेगा अगर एक क्वार्टर के लिए भी आपने मेंटेनेंस पे नहीं किया। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा इशू जो है हमारे सामने, एक ओपन इशू है कि हमने नोटिस किया है कि बहुत से फ्लैट्स में 10, 12 या 14 के ग्रुप में यहाँ पे बैचलर्स रह रहे हैं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर बैचलर्स 10, 12 या 14 के ग्रुप में यहाँ रह रहे हैं तो वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एग्जिस्टिंग RWA के लिए भी क्वेश्चन मार्क है, क्या उन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन या उनका रेंट एग्रीमेंट वगैरह देखा गया? अगर देखा गया था तो 10 से 12 या 14 बंदे एक फ्लैट के अंदर क्या कर रहे हैं? क्या ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है? क्या हमारे बच्चे या हमारी लेडीज या हमारे जो एल्डर हैं क्या वो सेफ महसूस करेंगे?
कि जब सामने के फ्लैट से 10 या 12 बंदे एक साथ निकलते हो, क्या ये एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था? क्या ये भी हैंड ओवर लेने के बाद ही कंप्लीट होना था कि हाँ हैंड ओवर लेंगे उसके बाद में हम फिर इसको फिक्स कर देंगे? ये काम तो विदाउट हैंड ओवर के भी हो सकता था। कई चीजों में हमने जो पाया है यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यूए में एक या किसी भी आरडब्ल्यूए में, मैं एक स्पेसिफिक की भी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी आरडब्ल्यूए में 11 बंदे होते हैं और वहाँ पे हमें टीम प्लेयर्स की जरूरत होती है, ना कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 बंदे एक तरफ बैठ जाएं और एक बंदा 10 विपुल के चक्कर लगा के आ जाए और कहे भाई मेरा काम पूरा हो गया आज का। एक बंदे से कभी आज तक ना तो कोई कमेटी चली है ना कोई सोसाइटी चली है, और अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो बहुत ही गलत सोच रहा है। आज तक अकेला सचिन तेंदुलकर भी इंडिया को नहीं जिता पाया। इसके बाद है लिफ्ट मेंटेनेंस के बारे में मैं कुछ बात और करना चाहूँगा। जितनी भी सोसाइटीज़, जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे कि लोग बाग एक अच्छी आरडब्ल्यूए बनी हुई है, एग्जिस्टेंस में है, उन सभी सोसाइटीज़ में ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि लिफ्ट का जब भी मेंटेनेंस होगा, लिफ्ट का मेंटेनेंस करने वाली जो भी कंपनी है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगाएगा कि नेक्स्ट 6 मंथ के लिए या नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अब ये लिफ्ट चालू रहेगी, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसके लिए जिम्मेदार होंगे, हम ऑब्लिगेट होंगे। आप में से या मेरे में से किसी ने आज तक भी अपनी लिफ्ट के अंदर कोई इस तरीके का सर्टिफिकेशन देखा है? हाँ, वो बात अलग है कि हम अपना मेंटेनेंस जरूर दे देते हैं, लेकिन आज तक बिल्डर ने आज तक हमें ये तो बताया नहीं कि किस बंदे से सर्विस करवाई थी और उसका सर्टिफिकेशन कहाँ पे है। क्या हम किसी ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हैं कि किसी दिन कोई लिफ्ट किसी फ्लोर से नीचे गिरेगी और उस टाइम पे हम जागेंगे इस चीज के लिए? क्या इस चीज के लिए भी हैंड ओवर की जरूरत थी? एक बेसिक नेसेसिटी है लिफ्ट होना किसी भी सोसाइटी में जहां पे कि 700 फ्लैट हो, और उसके लिफ्ट का मेंटेनेंस रेगुलरली होना और उसका सर्टिफिकेशन सभी के सामने ट्रांसपेरेंसी के रूप में होना। क्यों नहीं है ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में? सेम ही बात पर मैं आता हूँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे, फायर फाइटिंग अलार्म्स की बात कर लो आप। फायर फाइटिंग से रिलेटेड जितनी भी वाटर सप्लाई है यहाँ पे उसकी बात कर लें हम। फायर फाइटिंग से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है उनकी बात कर लें हम। उनका कोई रेगुलर ऑडिट हो भी रहा है? किसी ने कुछ देखा है कोई रेगुलर ऑडिट होते हुए, सेमी एनुअल या एनुअल बेसिस पे? यहाँ पे भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर कल को कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई और लास्ट टाइम पे इनमें से कोई भी चीजें बैकफायर कर गई, तब क्या होगा? क्या हम बस मेंटेनेंस ही देते रह जाएंगे? इन चीजों का ऑडिट कुछ नहीं होगा? क्या चीजें इन प्लेस नहीं होनी चाहिए? क्या उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि हाँ इसका ऑडिट हो चुका है? ये आप सबके सामने ऐसे ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे लगाया गया है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो ओपन इशू है, एक चैलेंज है हमारी महिलाओं के लिए और एल्डर्स के लिए, कि दिन के टाइम में हम तो कई बार यहाँ पे होते नहीं हैं, कभी बच्चे बीमार हैं या कोई बीमार है घर में, तो उसके लिए सभी को दारूहेड़ा जाना पड़ता है जो यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे, और उसके लिए कई बार घर में कईयों को नहीं भी आती है ड्राइव करनी। बाहर खड़े होंगे हम 10, 15, 20 मिनट वेट भी करेंगे और फिर तपती धूप में फिर वहाँ तक जाएंगे। क्या एक ऐसा सिम्बोलिक रिलेशन नहीं बनाया जा सकता था? क्या किसी डॉक्टर को अभी तक अप्रोच नहीं किया जा सकता था एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यूए के थ्रू कि वो यहाँ पे आते, अपनी सर्विसेज 2 या 3 घंटे के लिए दोपहर में प्रोवाइड करते, फिर वो चले जाते? इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में डॉक्टर की फी उसको टाइम पे मिलती और जो हम लोगों को यहाँ पे सर्विसेज मिलती, और जो ये हैजल फ्री एक तरीके से हमारे लिए एक सर्विस हमेशा मुहैया रहती। क्या इसके लिए भी हमारे को जो है बिल्डर से पहले हैंड ओवर लेंगे, उसके बाद में ये चीज़ें स्टार्ट होंगी? ये बड़े बेसिक से पॉइंट्स मैं आपके सामने उठा रहा हूँ। ये कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो कि हैंड ओवर के बाद ही पूरे होने हैं, लेकिन आज तक भी लास्ट 3 ईयर से वो ओपन इशूज ही हैं हमारे लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों को सोचना जरूर है। दूसरा है, हमारे माननीय चंदेल सर ने
जो कि एक काफ़ी बड़े लेखक भी हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यू के सामने कि भाई मेरे पास में 50-60 बुक्स रखी हैं, आप लोग एक काम करो, यहाँ पे एक लाइब्रेरी फॉर्म करो यहाँ अपने क्लब एरिया में, चाहे एक छोटा रूम ले लो जिसमें कि एल्डर पर्सन आ सके, जो भी सीनियर सिटीजन हैं वो आ सके, वो बैठ के वहाँ पे बुक्स पढ़ सके, न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ सकें। क्या उसके लिए भी हैंडओवर की ज़रूरत थी हमें? दूसरा एक ये मुद्दा हम हमेशा कभी ना कभी हम बोलते रहे हैं यहाँ पे कि सोसाइटी में जब हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं कहीं पे भी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं सभी की, और ड्यूटीज़ के लिए कई बार हमारे को जाने अनजाने कई बार पता भी नहीं होता कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं। उन ड्यूटीज़ के लिए बेस्ट होता है कि हर सोसाइटी में है जो एक नॉर्मल प्रोसीजर मैंने देखा है, एक नॉर्मल जो होता है कि हर सोसाइटी में डूज एंड डोंट के लिए बोर्ड लगाए जाते हैं कॉर्नर्स पे। अगर 4 कॉर्नर है, 4 कॉर्नर्स पे बोर्ड रहेंगे कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आप ना करें, जिससे कि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। ये बात हम 20 बार बोल चुके हैं, लेकिन आज तक उड़द पे आज तक तो सफेदी आई नहीं है। इसमें एक बात और बीच में कहना चाह रहा हूँ, हर सेक्टर में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से क्लब बनाए गए हैं, हर सेक्टर में अलग से क्लब बनाए गए हैं। तो हमारे यहाँ भी एक छोटा सा टाइम पास करने के लिए लाइब्रेरी वगैरह जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट ओपन इशू पे मैं आता हूँ। अभी नेक्स्ट ओपन इशू में एक जो सबसे बड़ा जो मेन चैलेंज जो हम कई बार फेस करते हैं वो है कि फ्लश के अंदर गंदे पानी का आना। नाली से भी गंदा पानी हमारे फ्लश में आता है, और ये कितनी बार रेज कर चुके हैं हम, आरडब्ल्यूए को भी रेज कर चुके, विपुल के मैनेजमेंट को भी रेज हो चुका था, लेकिन पता नहीं समझ में बात नहीं आती कि चैलेंज क्या है यहाँ पे। अब मैं समझ की एक बात कहूँ इसके अंदर, तो लॉजिक उसका क्या है कि एक ऐसा एसटीपी प्लांट लगाया गया है यहाँ पे जिसकी कैपेसिटी है केवल 3 से लेकर 4 बिल्डिंग्स को वो कंपनसेट कर सके, लेकिन वो क्या है उसके ऊपर जो है 10 बिल्डिंगों का बाहर डाला गया है, जिसकी वजह से वो सही से पानी को फिल्टर कर ही नहीं पाता और गंदे से गंदा पानी आपके फ्लश में दिखाई देता है। क्या इस चीज़ का कोई ऑडिट हुआ अभी तक? ये ऑडिट तो बड़े इजीली हो सकता था, इसका एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जाता। एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यूए बैठ के विपुल मैनेजमेंट के साथ में एक बार ऑडिट करवाती कि भाई आप ये देखो, ये चेक करके दो हमारे को, एंश्योर करो कि जो एग्जिस्टिंग एसटीपी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या वो भी हैंड ओवर होगा, उसके बाद ही वो स्टार्ट होगा प्रोसीजर। दूसरी बात है मेंटेनेंस चार्जेस। इसमें एक बात मैं बीच में कहना चाहूँगा, हैंड ओवर कहा जा रहा है कि हैंड ओवर लेना है, हैंड ओवर लेना है, एक ही बात बस 3 महीने में हैंड ओवर, 2 महीने में हैंड ओवर। पहले एक काम तो करो, द्वारकाधीश देखो, द्वारकाधीश में बगैर हैंड ओवर लिए ऑडिट पे ₹1.26 हो गया। हैंड ओवर ले लेंगे जी, हैंड ओवर ले लेंगे, बस एक ही बात है। एसटीपी के लिए भी हैंड ओवर, हर चीज़ के लिए हैंड ओवर। वो भी तो देखो ना, दूसरी सोसाइटीज़ में, हमारे पड़ोस में सोसाइटीज़ हैं, वो ₹2 से ₹1.26 विदाउट हैंड ओवर लेके हमारा मेंटेनेंस तो अपना मेंटेनेंस कम करवा लिया है। वो बात तो कर ही नहीं रही जी। थैंक यू। एक जो सिक्योरिटी थ्रेट हमारे सामने है वो है कि एट टाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि बिल्डिंग में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। कई बार बोला जाता है कि जी ये तो उनके यहाँ काम करने वाली है, ये उसके यहाँ दूध देने के लिए आया है, ये उसके यहाँ न्यूज़पेपर डालने के लिए आया है। ये एक बड़ा कॉमन सा इशू है जो सभी लोग बाग बोलते हुए मिलते हैं, यहाँ तो पता ही नहीं है, यहाँ तो दुनिया आती है और दुनिया जाती है। अगर ऐसी बात है, कोई किसी के यहाँ पे मिल्कमैन आ रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइड करने, कोई किसी के यहाँ न्यूज़पेपर देने आ रहा है, किसी के यहाँ कोई काम करने वाली आ रही है, क्या उसके लिए क्या आईडी कार्ड्स नहीं बनाए जा सकते थे? आप एक नहीं 2 बंदों के लिए, 2 न्यूज़पेपर वालों के लिए आई कार्ड बनाते, एक ही जगह से जो आ रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करने, कि चलो एक बंदा आज नहीं आ पाया तो दूसरा बंदा आए। विदाउट आईडी कार्ड बंदे के अंदर एंट्री निषेध की जाए, क्यों नहीं किया गया ये काम? क्या इसके लिए भी हैंड ओवर ही थी? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंटेनेंस चार्जेस का, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे हैंड ओवर से मतलब नहीं है।
हमारा मेन उद्देश्य है कि मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह कैसे कम किए जाएं। और मेंटेनेंस चार्जेस आपके और हमारे तभी कम होंगे जब हम बैठ के बिल्डर के साथ में ऑडिट करेंगे, प्रॉपर ऑडिट, उसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो का। और उसके लिए एक प्रॉपर नॉलेज भी होनी जरूरी है, चाहे वो हमारा कैशियर हो, चाहे वो हमारा सेक्रेटरी हो। अगर बंदे को फाइनेंस का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता ही नहीं है तो बैठ के क्या ऑडिट करेगा वहाँ पे। ये जितनी भी कॉस्ट है ये सभी रिड्यूस होंगी, लेकिन ये लॉजिकली और एक प्रोफेशनल वे में ही रिड्यूस होंगी जब उनको प्रेस किया जाएगा सही तरीके से। ये ऐसे रिड्यूस नहीं होने वाली कि कल को हम बैठ के प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को बैठ के लेटर लिखने लगे और ये सब अपने आप ही खत्म हो जाएंगी चीज़। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे या मेन ओपन इशूज़ थे जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था पीपल यूनिटी ग्रुप की तरफ से। आप सभी का धन्यवाद मेरे को इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। इसमें मैं एक बार और